हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आप सबको ओवरऑल पूरी बायो की एनसीईआरटी के कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है और इनसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इन ह्यूमंस ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट इज़ मायोजेनिक बट कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट इज़ न्यूरोजेनिक। मतलब है कि जो हार्ट बीट है वो तो मायोजेनिक है, वो तो मसल से ही ओरिजिनेट करती है जो कि ऐसे नोड से होती है, लेकिन जो कंट्रोल है हमारी हार्ट बीट का वो न्यूरोजेनिक होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि काउंटर करंट मैकेनिज़्म जो है वो हमारी बॉडी में, जो किडनी में दो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। तो जो इनर पार्ट है मेडुलरी इंटरस्टिशियम, वहाँ पे यूरिया और NaCl के द्वारा जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जिससे मेंटेन होता है उस मैकेनिज़्म को ही काउंटर करंट मैकेनिज़्म बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आर्टरीज़ और वेन्स में 3 लेयर्स दी गई हैं, बताई गई हैं एनसीईआरटी में। क्या कौन कौन सी? सबसे पहले बाहर की तरफ ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से बनी है, तो वो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। फिर है ट्यूनिका मीडिया, जो कि स्मूथ मसल से बनी है और इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है। सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो है ट्यूनिका इंटीमा, जो कि स्क्वैमस एंडोथेलियम होती है, जो कि ब्लड से चीज़ें एब्जॉर्ब वगैरह करने में भी हेल्प करता है ना। अब मेन बात यह है कि आर्टरीज़ का जो ल्यूमेन है वो स्मॉल होता है। वो स्मॉल क्यों होता है? क्योंकि उसमें ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिक होती है। और वेन्स का अगर हम देखें तो जो ल्यूमेन है वो बड़ा होता है क्योंकि ट्यूनिका मीडिया उसमें थिन होती है। तो अगर इसमें हमें कन्फ्यूजन है तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में आता है। ठीक है। तो वेन के थ्रू आ रहा है और हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा आनी चाहिए। तो ज़्यादा कब आएगी? जब हमारा ल्यूमेन बड़ा होगा, है ना। बड़ा कब होगा? जब ट्यूनिका मीडिया थिन होगी। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसको कि फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं, वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो हमारी एनसीईआरटी में प्लैटीहेल्मिन्थेस में तो मेंशन कर ही रखा है, साथ साथ और भी कुछ जगहों पे बताया गया है कि एनेलिडा, रोटिफर्स और सिफेलोकॉर्टेट्स जैसे कि एम्फियोक्सस, इसमें भी प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं नंबर में जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के कंपैरिजन में। और वासा रेक्टा जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में बिल्कुल एब्सेंट होता है या फिर हाईली रेड्यूस्ड होता है। और अगर हम देखें तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है वो ज़्यादातर जो उनका जो असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप और मतलब जो रीनल टिब्यूल्स हैं वो कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स में ही ज़्यादा होता है, मेडुला में एक्सटेंड नहीं करता है। इसी वजह से उनका नाम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में वो लूप जो है वो ज़्यादातर मेडुला में फैली हुई होती है, इसलिए उसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ये है कि जब हम रास मैकेनिज़्म पढ़ते हैं तो वहाँ पे एनसीईआरटी में एक बहुत माइन्यूट सा पॉइंट मेंशन किया गया है कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से होता है ये कन्वर्जन, जो कि हमारे लंग्स में पाई जाती है। ठीक है। अब सवाल आता है कि एंजियोटेंसिन 2 ये करता क्या है? ये हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स पे जाके वर्क करता है और वहाँ से जो हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टेरॉन, जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, उसको रिलीज़ कराने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि एक्सक्रीशन में दे रखा है कि स्वेट ग्लैंड्स से क्या क्या चीज़ें हम एलिमिनेट करते हैं। तो जनरली सबको पता है कि NaCl तो एलिमिनेट करते ही करते हैं। ठीक है। बट अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आता है कि क्या यूरिया और लैक्टिक एसिड भी स्वेट से एलिमिनेट होता है, तो इस पर आप डाउटफुल हो जाओगे, है ना। तो ये याद रखना है कि स्वेट ग्लैंड से NaCl के साथ साथ यूरिया और लैक्टिक एसिड भी एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि सिबेशियस ग्लैंड जो है वो क्या क्या चीज़ें एलिमिनेट करता है। तो सिबेशियस ग्लैंड्स स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस, इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करता है थ्रू सीबम। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लोकोमोशन और मूवमेंट में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि लोकोमोशन इज़ ऑलवेज मूवमेंट और मूवमेंट इज़ ऑलवेज लोकोमोशन। कैसे इसको याद रखेंगे? देखो, लोकोमोशन, ठीक है, आप मोशन कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, मतलब आप चेंज इन प्लेस कर रहे हो या फिर लोकेशन जो है बॉडी की वो चेंज हो रही है। तो लोकोमोशन अगर आप कर रहे हो तो मूवमेंट तो होगा ही। तो लोकोमोशन इज़ ऑलवेज मूवमेंट। बट मूवमेंट क्या है? मूवमेंट अगर आप एक जगह खड़े हो या बैठे हो और हाथ पैर या किसी उंगली का या किसी भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट कर रहे हो तो वो चेंज इन पोजीशन नहीं है। ठीक है। बस पोस्चर में चेंज है बॉडी के।
तो मूवमेंट ऑलवेज कैनॉट बी लोकोमोशन। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि लोकोमोशन इज़ ऑलवेज मूवमेंट बट मूवमेंट इज़ नॉट ऑलवेज लोकोमोशन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो मसल्स की ओरिजिन जो है हमारी एनसीईआरटी में लिख रखा है कि मीजोडर्मल ओरिजिन होती है ना। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे हमारी आई में सिलियरी बॉडी और आइरिस जो पाया जाता है, इनकी ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारे हार्मोन्स वाले चैप्टर में ये लिख रखा है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है, वो क्या करता है कि नंबर और साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्रीज़ करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। हम सब जानते हैं कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन हमारी किडनी से निकलता है, ठीक है, बट वो जेजी सेल्स से प्रोड्यूस होता है और उसका काम तो सभी को पता है कि आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कार्डियक मसल्स के बारे में अगर हम देखें तो कार्डियक मसल्स भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली तो सिमिलर होती है स्केलेटल मसल्स की, बट फंक्शनली सिमिलर है स्मूथ मसल्स से। ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि स्ट्रक्चरली कैसे सिमिलर है स्केलेटल मसल से और फंक्शनली कैसे सिमिलर है स्मूथ मसल से। तो स्ट्रक्चरली अगर हम देखें स्केलेटल मसल भी उसमें स्ट्राइशंस पाए जाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो स्ट्रक्चरली सिमिलर हो गया। बट फंक्शनली सिमिलर ऐसे हुआ स्मूथ मसल से क्योंकि स्मूथ मसल भी इन्वॉलेंट्री होता है और हमारी कार्डियक मसल्स भी इन्वॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो इसलिए कार्डियक मसल्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू स्केलेटल मसल्स बट फंक्शनली सिमिलर टू स्मूथ मसल्स। Next point is portion of myofibrils between two successive Z lines is known as sarcomere। जो हम जब मसल्स की एनाटॉमी देखते हैं और उसमें हम इंटरनली देखते हैं मसल फाइबर्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो दो जेड लाइंस के बीच का जो पोर्शन है मायोफिब्रिल्स का उसको हम सार्कोमियर बोलते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट होता है कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है। वहाँ पे एनसीईआरटी में एक्टिन, मायोसिन, ये सारी चीज़ों का डायग्राम, एच जोन, एम लाइन, ये सारी चीज़ें डिपिक्ट कर रखी हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मोटर यूनिट क्या होता है? मोटर यूनिट जो हमारे मतलब किसी भी अगर मसल से या फिर कह लो बॉडी पार्ट से अगर कोई सिग्नल सीएनएस तक या स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है तो वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाता है। ठीक है। अब वहाँ से सीएनएस से या स्पाइनल कॉर्ड से अगर कोई हमारे लिए सिग्नल उस इफेक्टर मसल के पास आता है तो वो मोटर न्यूरॉन से आता है। ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन आएगी तो एंड कहाँ होगी? मसल फाइबर्स के पास। तो मोटर न्यूरॉन और बहुत सारी मसल फाइबर्स मिलके एक मोटर यूनिट बनाते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है या फिर मोटर एंड प्लेट क्या होता है। तो जो जंक्शन है मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच में जो मसल फाइबर का, सार्कोलेमा क्या है? जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है नॉर्मल सेल में, तो वैसे ही जो मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हमने यहाँ पे सार्कोलेमा बोल रखा है। तो जो जंक्शन है मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर के बीच में उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट हम देखें क्या है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो है निसल्स ग्रेन्यूल, जो कि जनरली हमारी जो न्यूरॉन है जो कि फंक्शनल यूनिट है अपना उसका नर्वस सिस्टम का, तो उसमें जो सेल बॉडी है या साइटोन है, ठीक है, डेंड्राइट्स है, इस पोर्शन में निसल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। तो निसल्स ग्रेन्यूल है क्या? तो जनरली फ्रैगमेंट्स ऑफ आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फ्रैगमेंट्स होते हैं और प्रोटीन के कुछ फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन अगर हम देखें, वैसे तो ये पॉइंट हट गया है अब ऑल्फैक्शन का, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम 3 चीज़ों से बनता है। पहला ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल, दूसरा सपोर्टिंग सेल और तीसरा बेसल सेल। ऑल्फैक्शन और गस्टेशन ये दोनों चीज़ें फंक्शनली तो सिमिलर हैं और इंटर रिलेटेड भी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या है? थायराइड ग्लैंड में दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, या फिर पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो पैराफॉलिकुलर सेल्स जो है थायराइड ग्लैंड की, वो टीसीटी हार्मोन जिसको बोलते हैं हम थायरोकैल्सिटोनिन, तो थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी हार्मोन प्रोड्यूस करता है और इसका काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करना। अब बात आती है ब्लड में कैल्शियम लेवल को कैसे डिक्रीज़ करेगा? तो ब्लड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा देगा सेल्स में, ठीक है, या फिर जो किडनी है वहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है, बोन में रीअब्जॉर्ब हो जाए कैल्शियम। तो इस तरीके से टीसीटी हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करने का काम करता है। इसका जस्ट उल्टा पैराथायरॉयड ग्लैंड काम करता है, जो कि पीटीएच हार्मोन निकालता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। पीटीएच हार्मोन क्या करता है कि ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। ब्लड कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ाएगा? बोन रिजॉर्प्शन करेगा, बोन से मतलब कैल्शियम को गला गला के निकालेगा। ठीक है। जो हमारे बॉडी में मतलब गट से या इंटेस्टाइन से या फिर पूरी एलिमेंट्री कैनाल से कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर सेल्स तक जा रहा था, उस एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। तो इस तरह से ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो कॉर्टिसोल और साइक्लोस्पोरिन ए, ये दोनों इम्यूनो सप्रेसर होते हैं, इम्यून को सप्रेस करने का काम करते हैं। कॉर्टिसोल अगर हम याद करें तो एनसीईआरटी में कहाँ मेंशन है, कॉर्टिसोल हमारा, अगर करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मिनरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और कॉर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन भी या फिर एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये इम्यून को सप्रेस करने का काम करता है। साइक्लोस्पोरिन ए हमारे माइक्रोब्स इन वेलफेयर वाले चैप्टर में मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी में कि ये भी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट इज एडिसन्स डिसीज़। एडिसन्स डिसीज़ क्या है कि अगर हमारा एड्रिनल ग्लैंड में जो आउटर पोर्शन है जिसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, अगर उसका अंडर सिक्रीशन होने लगता है तो उसके अंडर सिक्रीशन से जो डिजीज़ उत्पन्न होती है उसको एडिसन्स डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात अगर हम करें तो हमारी बॉडी में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है वो थायराइड ग्लैंड को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम अगर मॉडिफाई होकर टेंड्रिल्स बनाता है तो वो उसके एग्जांपल्स हैं ग्रेप वाइन्स, गॉड्स जैसे कि कुकुम्बर, वाटरमेलन एक्सेट्रा, है ना। और अगर लीफ से मॉडिफिकेशन होकर टेंड्रिल बनती है तो वो उसका एग्जांपल है पी, ठीक है। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट इज़ कि अगर स्टेम जो है वो थॉर्न्स में मॉडिफाई होता है तो उसके एग्जांपल होंगे सिट्रस एंड बोगनविलिया, बट अगर लीफ जो है वो स्पाइन में मॉडिफाई हो जाए तो उसका एग्जांपल है कैक्टस। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें मॉर्फोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट है कि एपीपेटलस कंडीशन क्या होती है। एपीपेटलस कंडीशन की मतलब कि एंड्रोशियम जो है वो हमारे जो पेटल्स या फिर कोरोला कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, अगर उससे फ्यूज्ड है तो उसको एपीपेटलस कंडीशन बोलेंगे, और उसका एग्जांपल होता है ब्रिंजल, ठीक है, जो कि सोलनेसी फैमिली में आता है। तो इससे हम क्या याद रख सकते हैं कि सोलनेसी फैमिली में एपीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एपीफिलस कंडीशन, कि अगर जो लिलियसी फैमिली है तो उसमें जो टेपल्स हैं अगर वो एंड्रोशियम से फ्यूज होते हैं तो वो एपीफिलस कंडीशन होती है जो कि फ्लावर्स ऑफ लिली में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि एंड्रोशियम भी बहुत सारे गुच्छे बना सकते हैं आपस में, ठीक है। तो अगर उनका एक ग्रुप बनता है तो उसको मोनोडेल्फस बोलते हैं जो कि चाइना रोज में देखा जाता है। अगर एंड्रोशियम ने दो ग्रुप्स बना रखे हैं एग्रीगेट्स तो वो डायाडेल्फस कंडीशन होगी जो कि पी में पाई जाती है, ठीक है। और पॉलीडेल्फस कंडीशन जो है वो सिट्रस में देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एपोकार्पस एंड सिंकार्पस। सिंकार्पस क्या है कि अगर जो बहुत सारी जो गाइनोशियम है अगर वो फ्यूज्ड है तो वो सिंकार्पस कंडीशन होगी, है ना। और एपोकार्पस क्या है कि वो फ्री कंडीशन है, उसमें फ्यूज़न नहीं हुआ है। तो एपोकार्पस कंडीशन के जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे लोटस एंड रोज हैं, एंड सिंकार्पस कंडीशन के एग्जांपल्स हैं मस्टर्ड एंड टोमेटो। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं और इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, और जनरली स्टूडेंट्स इनको नेगलेक्ट करते हैं या फिर भूल जाते हैं। तो इनको बार बार रिवाइज़ करें। अगली वीडियो जल्दी आएगी और उसमें भी ऐसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को मैं सिंप्लीफाई करके बताऊँगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।